साथियों, परिस्थितियों के हिसाब से हम लोगों की सोच किस तरीके से बदलती है, मैं आपको एक छोटे से किस्से से समझाना चाहूँगा। से सपोज़ अगर आप किसी बाहर किसी गाँव में गए हुए हैं और आपकी गाड़ी ख़राब हो गई और आप थोड़ी देर के लिए पास में एक पेड़ है, पेड़ के नीचे जाके खड़े हो गए छाँव के लिए। और आपके पास पानी की कमी है, पानी आपके पास में ख़त्म हो गया है और आप प्यास से बेहाल हो रहे हैं और आपको समझ नहीं आ रहा है क्या करें। तभी सामने एक घर है, उस घर का से ऊपर फर्स्ट फ्लोर से जो है एक कोई व्यक्ति निकलता है, देखता है आपकी तरफ, उसको समझ में आता है कि शायद आप प्यासे हैं और वो आपकी तरफ इशारा करके पूछता है कि क्या आपको प्यास लगी है। आप उसको हाँ में अपनी गर्दन हिलाते हैं। आप सोचिए, पहली परिस्थिति जब वो फर्स्ट लुक आपका होता है, उस समय में आपकी उस व्यक्ति के प्रति सोच क्या होती है? आपको अच्छा लगता है, आप उसके घर के बाहर आके दरवाजे के सामने खड़े होते हैं, लेकिन पता चलता है कि 10 मिनट तक उस व्यक्ति ने दरवाज़ा नहीं खोला। अभी दरवाज़ा नहीं खोला तो आपकी जो उस व्यक्ति के प्रति जो सोच थी, जो आपका नज़रिया था, वो एकदम से चेंज हो जाता है कि यार क्या है ये कि 10 मिनट तक इसने दरवाज़ा नहीं खोला, ये क्या चाहता है। 11वें मिनट अचानक से दरवाज़ा खुलता है, सामने वाला व्यक्ति आपका अभिवादन करके आपको घर के अंदर आने की बात करता है कि आप प्लीज़ अंदर आइए, और वो आपसे क्षमा भी चाहता है कि बोले सॉरी, मुझे लगा कि आप ज़्यादा प्यासे होंगे तो मैं आपके पास साथ आपके लिए जो है वो पानी के अलावा नींबू पानी भी बनाने लग गया था और मैं दरवाज़ा खोल नहीं पाया, उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहूँगा। अभी फिर से वापस से आपकी जो उस व्यक्ति के प्रति जो राय है, जो सोच है, वो फिर से बदल जाएगी। आपने उससे अभी, जबकि आपने उससे गिलास लिया तक भी नहीं है, आपने नींबू पानी पिया तक भी नहीं है, उसके बावजूद आपकी सोच फिर बदल गई है। अभी आपके हाथ में वो गिलास आया, आपने पहला सीप लिया, सीप लेते से आपको लगा कि यार ये तो खट्टा है, खट्टा है। तो आपको फिर लगेगा अरे यार ये क्या व्यक्ति है, इसने शक्कर नहीं डाली। तभी वो व्यक्ति बोलता है अरे सॉरी, मैं चाह रहा था कि शक्कर आप अपने हिसाब से मिलाएं, तो रुकिए मैं आपके लिए एक मिनट शक्कर लेकर आता हूँ। अभी फिर आपकी उस व्यक्ति के प्रति सोच बदल गई। जी हाँ दोस्तों, हमारे इन्वेस्टमेंट में हमारे साथ भी बहुत सारी बार ऐसा होता है कि अगर हमारी परिस्थिति या हमारी सोच या हम जैसा चाह रहे हैं उस तरीके से अगर दुनिया काम कर रही है या उस तरीके से हमारे फंड काम कर रहे हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हमारी सोच की विपरीत अगर कोई व्यक्ति काम कर रहा है या हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो प्रॉपर काम नहीं कर रहा, तो हमारी सोच भी इस तरीके से बदलती जाती है। साथियों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त संदीप मित्तल और आज हम लोग इसी प्रकार की परिस्थितियों के ऊपर में बात करने वाले हैं और एक बहुत अच्छे छोटे से उदाहरण से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से हमारी जो इन्वेस्टमेंट है उसके प्रति हमको हमारा नज़रिया रखना चाहिए या किस तरीके से हमको हमारे इन्वेस्टमेंट को देखना चाहिए। सिंपली मैं एक बात कहना चाहूँगा कि आपसे भी कभी ना कभी कोई ना कोई बच्चा रूठा होगा, है ना? होता है, कई बार बच्चे रूठ जाते हैं, किसी किसी कारण से रूठते हैं, वो सब चीज़ें अलग अलग होती है। लेकिन जब कोई बच्चा हमसे रूठता है तो हम उसके लिए क्या करते हैं? सबसे पहले हमारी एक धारणा होती है कि हम उसको मनाएं, हम उसको समझाएं। ठीक है, अब समझाने का तरीका अलग अलग होता है, हम प्यार से उसको समझाते हैं या किसी अच्छी अच्छी बातों से उससे हम बातें करते हैं या उसको समझाने की कोशिश करते हैं। सेम वैसा ही जैसा अगर हमारे जो इन्वेस्टमेंट है, सपोज आपने कोई लमसम पैसा इन्वेस्टमेंट करा है, कोई पैसा आपने SIP के थ्रू लिया है या आपने STP या जो भी आपने, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट के तरीके होते हैं, उस तरीके से आपने पैसा इन्वेस्टमेंट करा है, लेकिन अभी उसकी वैल्यू अच्छी नहीं चल रही है, वो स्कीम अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है। आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले अपने एडवाइज़र के साथ बैठिए, उसके साथ समझिए, अपने डिस्ट्रीब्यूटर से बात करिए कि उसने इस स्कीम को लिया है, इस स्कीम में ऐसा क्या है जिसके कारण से हमें अभी ये रिटर्न्स जो चाह रहे हैं वो नहीं मिल पा रहे हैं। उस चीज़ को समझने की कोशिश करिए सबसे पहले। फिर उसके बाद में अगर फिर भी बच्चा नहीं मानता है तो आप क्या करते हैं उसके लिए? कई बार हम उसको लालच देते हैं, हम उसको दाम देने की कोशिश करते हैं। फिर हमने उसको समझाने की कोशिश करी, फिर हमने उसको दाम देने की कोशिश करी कि बेटा चल अच्छा, आप मान जाओ, हम आपके लिए ये चीज़ ला के दे देंगे, हम कहीं पे घूमने चलते हैं, चलो हम आपके लिए ऐसा करते हैं या चलो अपन ऐसा करते हैं। बहुत सारे तरीके होते हैं फिर वापस से उसको दाम देकर मनाने के। सेम वैसा ही हमारे इन्वेस्टमेंट के साथ भी हमको करना चाहिए। अगर सपोज हमारा डिस्ट्रीब्यूटर, हमारा एडवाइज़र ये बताता है कि नहीं यार ये स्कीम तो बहुत अच्छी है, लेकिन अभी टाइम बिंग ये इसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं चल रहा है, तो हम क्या करें उसके लिए? सिंपली टॉपअप करिए। 6 महीने 8 महीने के लिए आप कोशिश करिए कि उस स्कीम में कुछ एडिशनल पैसा डालें।
क्यों ऐसा मैं बोलना चाह रहा हूँ, क्योंकि आप देखिए कि जो पैसा आपने ऊपर के लेवल पे लगाया था अभी आज वो आपको माइनस दिखा रहा है, और वो स्कीम अच्छी है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके अंदर जो स्टॉक्स है या उसके अंदर जो बॉन्ड्स है या उसने जो भी एक्सपोजर लेके रखा हुआ है वो सब कुछ अच्छा दिख रहा है, हमको दिख रहा है कि यार वो उस स्कीम का जो पोर्टफोलियो उसमें कहीं से कहीं तक कोई खराबी नहीं है, लेकिन समय के हिसाब से वो नहीं उतना परफॉर्म कर पा रहा है। आप अपनी SIP को बढ़ाने की कोशिश करिए उस पर्टिकुलर फंड के अंदर में 6-8 महीने के लिए। आपने लमसम पैसा लगाया है, 6-8 महीने के लिए उसके अंदर में कुछ SIP लेने की कोशिश करिए। उसका फ़ायदा क्या होगा? उसका फ़ायदा आपको ये होगा कि आपको सस्ते रेट के ऊपर में कुछ ना कुछ जो NAVs है वो आपको मिलती जाएगी, आपको यूनिट्स अलॉट होती जाएगी, तो आपको उसको लंबे समय में आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। साथियों, बीच में एक बात बोलना चाहूँगा, अभी हम लोग जो वीडियो शेयर करते हैं और जब हम बातें करते हैं जो हमारे क्लाइंट्स होते हैं, हमारे कस्टमर्स होते हैं, सो उनके बहुत सारे अनुभव होते हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स को लेकर और एडवाइज़र्स को लेकर। हम इस वीडियो के थ्रू आपको उन लोगों से भी बात करवाएंगे। हम डायरेक्टली उनका फेस आपके सामने नहीं लेकर आ सकते, लेकिन हम ऑडियो के थ्रू उनसे ज़रूर बात करके आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि एक एडवाइज़र या एक डिस्ट्रीब्यूटर की क्या भूमिका होती है हमारे इन्वेस्टमेंट को लेकर। सर, आपके हिसाब से किसी एडवाइज़र या डिस्ट्रीब्यूटर की किसी इन्वेस्टमेंट के लिए या पोर्टफोलियो मैनेज करने के लिए क्या अहमियत होती है, 1-2 लाइन के अंदर अगर आप बता सकें? वर्तमान समय में हम जैसे जो वर्किंग लोग हैं उन्हें टाइम नहीं मिलता कि अपना मार्केट भी दे सके, अपना इन्वेस्टमेंट भी दे सके और सही इन्वेस्टमेंट दे सके। यदि सही डिस्ट्रीब्यूटर, सही एडवाइज़र हमें मिलता है तो उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि हम मार्केट को पूरा जान नहीं पाते हैं और पूरा एडवाइज़र ही हमें पूरे एडवाइस करता है, उसी अनुसार हम चलते हैं जिससे कि हमें कभी फ़ायदा मिलता है, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं होता कि हम लोग सब चीज़ों को मैनेज करें। ठीक है, सो अभी हम हमारे वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सिंपली अभी हमने देखा कि हमने उसको समझाया, हमने उसको कोशिश करी दाम देने की भी, अगर फिर भी वो नहीं मानता है तो हम क्या करते हैं, हम उसको दंडित करने लगते हैं। साम दाम दंड, हम बच्चे को डांटते हैं, कई बार मार भी देते हैं, हम उसके ऊपर चिल्लाते हैं, हम उससे नाराज़ हो जाते हैं। सो ओवरऑल उसको कुछ ना कुछ हम इस तरीके से कोशिश करते हैं कि वो चलो ये समझाने से और वो उस तरीके से नहीं मान रहा है तो हम उसको दंड देने की कोशिश करते हैं। सेम आप अपने इन्वेस्टमेंट के साथ भी करिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वो स्कीम जो आपने अच्छी ले रखी है, उसका पोर्टफोलियो अच्छा है, आपने उसमें SIP को एड ऑन भी करके रख दिया है, फिर भी उस चीज़ को अगर वो स्कीम जो है वो आपको अच्छा परफॉर्म नहीं करके दे रही है, सब कुछ अच्छा होने के बावजूद भी, आप उसको भी दंड दीजिए। कैसे देना है दंड? आप उसकी तरफ देखना बंद कर दीजिए, आप 2-3 साल उसकी तरफ सोचना बंद कर दीजिए। क्यों मैं ऐसा बोलना चाह रहा हूँ, मैंने देखा है कई बार जब इस प्रकार से कभी ऐसी स्थितियां हो जाती है, मुझे 20 साल का अनुभव है इस फील्ड के अंदर में, 3-3 साल के अंदर में अगर कोई फंड -10%, एब्सोल्यूट -10% का अगर किसी ने रिटर्न दिया है, आने वाले 2 साल में मैंने उसमें देखा 30-30, 40-40% के CAGR रिटर्न जनरेट हुए हैं। सो अगर हम लोगों ने उसको 2 साल के लिए छोड़ दिया, 3 साल के लिए छोड़ दिया, तो मे बी पॉसिबल कि आपको आने वाले समय में बहुत अच्छा रिटर्न बन सकता है। ये सब बातें मैं इसी शर्त पे बोल रहा हूँ कि हमारे जो स्कीम है, हमारा जो पोर्टफोलियो है, पहले उसको चेक करिए, उसको समझिए, अपने डिस्ट्रीब्यूटर के साथ बैठिए, उसके इनपुट समझिए, उसका क्या स्कीम का हॉराइजन है वो देखिए और उसके बाद में ये सब डिसीजन लीजिए। अभी बारी आती है एक और वो चीज़ की, साम दाम दंड भेद। चाणक्य की नीति थी, साम अगर किसी भी व्यक्ति को हमको मनाना है या बात करना है या किसी से कुछ चीज़ करवाना है तो साम दाम दंड भेद, ये 4 तरीके होते हैं हमारे पास में। अभी भेद हम बच्चों से कैसे करते, तो कई बार हम बोल देते हैं ना, अरे वो पड़ोसी का बच्चा तो ऐसा कर रहा था, अरे वो फलाना रिश्तेदार का बच्चा तो ऐसा करता है, तुम क्या करते हो, तुम नहीं समझते हो, ऐसा वैसा करके हम कई सारी बातें करते हैं। सेम हमको हमारी स्कीम में भी करना चाहिए। अगर 3 साल तक, सपोज अगर 3 साल तक हमें किसी स्कीम के अंदर में जिसमें आपने SIP शुरू करी है, जिसमें आपने लमसम इन्वेस्टमेंट करा है, उसके अंदर में फिर भी रिटर्न्स नहीं बैठ पा रहे हैं प्रॉपर तरीके से जैसे मैंने बताया, तो आपको एक और एडिशनल स्कीम चालू लेना, एक और स्कीम आपको SIP के रूप में चालू करना चाहिए। कारण साथियों में उसका ऐसा बोलना चाहूँगा कि एक सपोज अगर फिर भी वो स्कीम आने वाले समय में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करके दे पाए, तो हमारे पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड करके रखना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमारा जो अल्टीमेट है वो पैसा बनाना है, वेल्थ क्रिएशन करना है। अगर हमारी वेल्थ जो है उस पर्टिकुलर स्कीम से नहीं हो पा रही है तो साथ साथ में एक और स्कीम आपको उसमें चलाना चाहिए। सो ये डाइवर्सिफिकेशन के थ्रू हम लोगों ने 4 तरीके देखे कि हमको हमारी स्कीम में किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या हमें अपने डिस्ट्रीब्यूटर के साथ
साथ में बीच बीच में बैठ के किस तरीके से बात करना चाहिए। और साथियों, आखिरी में बस एक ही बात कहना चाहूँगा कि जब भी कोई रेड लाइट आती है हमको हमारी गाड़ी का इंजन बंद कर देना चाहिए। उससे दो फायदे होंगे, एक तो पोल्यूशन की कमी आएगी, पहला सबसे बड़ा फायदा जो आज के तारीख में बहुत ज़्यादा समस्या बन चुका है पोल्यूशन हमारे लिए, तो एक तो पोल्यूशन में कम आएगी और दूसरा जो एनर्जी जो फ्यूल जो आपका बचेगा वो आपकी पॉकेट को भी सेव करेगा, मतलब आपका सेविंग्स बढ़ाएगा। भले वो छोटा सा होता है लेकिन वो फिजूल खर्ची होता है, वो हमारे कोई काम का नहीं होता है। ओके साथियों, थैंक यू।